जादुई सोने का जेसीबी रोबोट। एक दाढ़ी मूंछ वाला आदमी जंगल में बेहोश पड़ा हुआ था। वहां से गुजर रही एक साध्वी की नजर उस पर जाती है। उस साध्वी का उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा मठ था। वो फौरन अपने सेवकों को बुलाकर उसे अपने मठ में ले जाती है। वहां उस आदमी की सेवा करते हुए उसे एक झटका मिलता है। बेटा, ये एक मठ है। 3 दिनों से तुम बेहोश थे। मठ में उस आदमी की अच्छे से सेवा की जाती है। उचित समय पर उसे दवा मिलने के कारण उसे होश आ जाता है। वो आदमी कहता है, कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरा नाम किशोर है। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और एक चोर भी। जो लोग इनकम टैक्स चुराते हैं और काला धन जमा करके और अमीर बन जाते हैं और जिन्हें बिना सबूत के हम लोग पकड़ भी नहीं सकते, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। किशोर उस रात की बात बताने लगता है कि आखिर क्या हुआ था। किशोर ने अपने इस चोरी के काम के लिए 2 आदमी मनोज और सुरेश को अपने साथ मिला लिया था। तब ऐसे ही एक दिन किशोर दोनों को बुलाकर कहता है, सुनो, आज हमें एक बहुत ही बड़ा हाथ मारना है। मुझे पता है कि उनके पास करोड़ों के हीरे हैं। तभी सुरेश कहता है, लेकिन क्या फायदा करोड़ों के हीरे चुरा कर? तुम तो थोड़े से पैसे हमें दे देते हो और बाकी के सारे अपने जेब में। पता नहीं क्या करते हो इन सारे पैसों का। हाँ सुरेश, तुम सही कह रहे हो। आज तो हमें सारी सच्चाई जाननी है। और एक बात, हमें बराबर का हिस्सा चाहिए, नहीं तो हम ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब किशोर उन दोनों को अपनी सारी सच्चाई बताता है। तब सुरेश कहता है, अच्छा, इसीलिए तुम्हें कौन सी चीज कहाँ रखी होती है ये बराबर पता चलता है। लेकिन फिर भी किशोर, हमें बराबर का हिस्सा तो चाहिए ही। बाकी तुम अपना हिस्सा बांटते बैठो गरीबों में हमारी बला से। किशोर कुछ पैसे उन दोनों को देता है और बाकी के गरीब लोगों में बांट देता था। लेकिन अब ये दोनों किशोर को ही धमका रहे थे। हमारी बात मान लो किशोर, छोड़ो ये गरीबों को दान करना। ये तो सही वक्त है करोड़पति बनने का, नहीं तो हम तुम्हारा ये राज पुलिस को ही बता देंगे। किशोर उनके इरादे जानकर उस दिन से कोई भी इंफॉर्मेशन देना सही नहीं समझता था। तब वो दोनों एक दिन मौका देखकर किशोर को मार मार कर जंगल में फेंक देते हैं। उसके पास का फोन, पैसे, साथ ही साथ एक फाइल जहां अमीर लोगों के नाम और उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन रहती, वो लेकर भाग जाते हैं। यही थी किशोर की सच्चाई। ये सब सुनकर साध्वी कहती है, बेटा किशोर, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया गरीब लोगों की मदद करके। लेकिन उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। ये जादुई विभूति ले जाओ। इसके इस्तेमाल से तुम किसी भी चीज को अपने हिसाब से बना सकते हो। जाओ बेटा, जाओ। किशोर साध्वी का आशीर्वाद विभूति के रूप में लेकर जाता है और सीधा उन दोनों के पास चला जाता है। उन्हें आवाज देकर वो बाहर बुलाता है। तब वो दोनों भी किशोर को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। तब किशोर कहता है, क्यों हैरान हो गया ना मुझे देखकर? जो गरीब लोगों की मदद करता है ना, उसकी मदद खुद भगवान भी करते हैं। अरे तुम जिंदा कैसे हो और वापस क्यों आ गए हमारी जिंदगी बर्बाद करने? तुम्हारी फाइल की वजह से हमने काफी सारा माल जमा कर रखा है और आज तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर सुरेश और मनोज अपने रक्षकों को बुलाते हैं। उनका रक्षक कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। रोबोट किशोर को मारने जाता है। उतने बड़े रोबोट को देखकर किशोर भागते रहता है कि तभी उसे एक जेसीबी दिखाई देता है। वो सोचता है, साध्वी जी ने मुझे एक विभूति दी है जिसका उपयोग मैं कभी भी कहीं भी कर सकता हूँ। इस रोबोट से लड़ने के लिए यही सही वक्त है जादुई विभूति को इस्तेमाल करने का। ऐसा सोचकर किशोर जादुई विभूति उस जेसीबी पर डालता है। तब जेसीबी एक सुनहरे जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। जादुई सुनहरे जेसीबी रोबोट और उस रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई जेसीबी रोबोट कुछ ऐसी जादुई शक्तियां आजमाता है कि वो रोबोट ढेर हो जाता है। जेसीबी रोबोट सुरेश और मनोज को भी मार मार कर अधमरा कर देता है और कुछ चोरी के माल के साथ उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब किशोर उस सोने के जेसीबी के मदद से ही अपने चोरी के काम करने लगा और गरीब लोगों की भी वो मदद करने लगता है। गोल्डन ट्रैक्टर और पटाखा रोबोट।
किशोर बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हर साल दिवाली में पटाखों की दुकान लगवाता था। ग्राहकों को वो कम दाम में अच्छे पटाखे बेचता था। लेकिन इस साल उसने एक पटाखा रोबोट बनवाया और उसी पर वो पटाखे बेचने लगा। सारे लोग ऐसे अजीब और निराले रोबोट को देखने किशोर की दुकान में भीड़ करने लगे। किशोर का पटाखे का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। तभी एक गरीब लड़का फटे कपड़ों में उसके पास आता है। भीड़ की वजह से वो पटाखा रोबोट को देख ही नहीं पा रहा था। तब वो एक आदमी से कहता है, अंकल अंकल, मुझे भी देखना है पटाखा रोबोट, मुझे आगे जाने दो ना। अबे जा, तू क्या करेगा पटाखा रोबोट को देखकर? वैसे जो पटाखा खरीदेगा वही रोबोट देख सकता है। बेचारा बच्चा पटाखा रोबोट देखे बिना वहीं से चला जाता है। किशोर दुकान से ही उस आदमी की बात सुन लेता है, लेकिन दुकान में काम होने के कारण उस वक्त वो कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त किशोर अपनी दुकान बंद करके पटाखा रोबोट लेकर गरीब बस्ती में जाता है। वहाँ सारे बच्चे पटाखा रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रोबोट के आगे पीछे नाचने लगते हैं। तब किशोर मन में सोचता है, देखो बच्चे कैसे खुश हो गए। काश ये अमीर और गरीब का भेद ना होता तो सब मिलजुल कर आज दिवाली मनाते। किशोर उन सारे बच्चों को पटाखे देता है और सब पटाखा रोबोट के साथ पटाखे फोड़ने लगते हैं। पटाखा रोबोट की बात उसी गांव में रहने वाले एक चोर मदन को पता चलती है। अरे वाह, ये पटाखा रोबोट बच्चों में काफी मशहूर है। बच्चे इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब इसी रोबोट का मैं फायदा उठा के बच्चों को अगवा करूंगा और शहर में उनको बेच दूंगा। ऐसा सोचकर मदन उस रात पटाखा रोबोट को चुरा लेता है। रोबोट के प्रोग्राम को वो रीसेट करता है और उसे लेकर गरीब बस्ती में जाता है और मदन घरों घरों में जाकर चुपके से कहता है, अरे सुनो बच्चों, पटाखा रोबोट आया है, पटाखा रोबोट, चलो आओ जल्दी से। ये सुनते ही बच्चे घरों से बाहर निकल के रोबोट के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मदन उन सारे बच्चों को जंगल में अपने ठिकाने ले जाता है और वहाँ कैद कर रखता है। तभी एक बच्चा कहता है, अरे ये पटाखा रोबोट हमें कहाँ लेकर आया, चलो हम घर चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बच्चों को इस पटाखा रोबोट ने किशोर के कहने पर अगवा कर लिया है। अब तुम घर कभी नहीं जा सकते। ये सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन मदन उन्हें डांट कर चुप कराता है। दूसरे दिन तो बस्ती में हाहाकार मच जाता है। बस्ती वाले अपने बच्चों के लिए रोने लगते हैं। उधर किशोर भी अपने पटाखा रोबोट के लिए परेशान हो जाता है। ढूंढते ढूंढते वो बस्ती में जाता है। तभी एक आदमी उससे कहता है, अरे ये वही है पटाखा रोबोट वाला, इसी ने हमारे बच्चे को चुराया है, पकड़ो इसे। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल मेरा पटाखा रोबोट ही किसी ने चुरा लिया है। अरे हमें क्या बेवकूफ समझते हो? बंद करो अपना ये नाटक। देख क्या रहे हो बस्ती वालों, मारो इसे और पुलिस को बुलाओ। बस्ती वाले किशोर को मारने लगते हैं, लेकिन तब वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते वो अपने खेत के घर में चला जाता है और सोचता है, लगता है किसी ने मेरा पटाखा रोबोट चुराया और उसकी मदद से वो बच्चों को अगवा कर रहा है। लेकिन बस्ती वालों को लगता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है। मुझे इसका पता लगाना होगा, आखिर क्या माजरा है। किशोर अपने पटाखा रोबोट में लगी एक चिप से उसका पता ढूंढता है। वो उस चिप को अपने मोबाइल से एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते उसके लोकेशन का पता चल जाता है। फिर क्या, किशोर अपने दादाजी के गोल्डन ट्रैक्टर को लेकर जंगल में जाता है और मदन के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पर बच्चे कैद थे। तब पटाखा रोबोट उनकी रखवाली कर रहा था। मदन किशोर को देखता है और कहता है, अरे ये किशोर को मेरे ठिकाने का पता कैसे चला और यहाँ आ भी धमका? कोई बात नहीं, उसी के रोबोट से उसे मार डालता हूँ। मदन पटाखा रोबोट को किशोर को मारने भेजता है। किशोर बार बार पटाखा रोबोट से बचता है। वो बचते हुए पटाखा रोबोट के पीछे वाले बटन को दबा देता है, जिससे रोबोट रुक जाता है। किशोर बच्चों को छुड़ा रहा था कि तभी पीछे से मदन आकर उसे मारने लगता है। तब सारे बच्चे उस पर हमला करते हैं और मदन को मार मार कर रस्सी से बांध देते हैं और गोल्डन ट्रैक्टर में बिठा देते हैं। तब किशोर अपने पटाखा रोबोट को फिर से रीसेट करता है और बच्चों को सुनहरे ट्रैक्टर में बिठाकर बस्ती ले जाता है। सुनो बस्ती वालों, आपका गुनहगार मैं नहीं बल्कि यह मदन है। ये देखकर बस्ती वाले मदन को खूब पीटते हैं और उसे पुलिस के हवाले करते हैं। किशोर का धन्यवाद करके सारे लोग उससे माफी मांगते हैं।
इस तरह किशोर ने सही समय पर अपना दिमाग चलाया और बच्चों को बचा लिया। इस तरह बस्ती वाले गोल्डन ट्रैक्टर और पटाखा रोबोट के साथ मिलकर हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं।